मेरा नाम जन्नत गुल है। मेरे माँ-बाप की शादी 1983 में हुई। मेरा ताल्लुक एक मुस्तवस मजहबी घराने से है। शहर चकियाँ, तहसील ज़िला सरगोदा में पोल्ट्री फार्म था। अंडे और मुर्गी का अच्छा काम था। शादी के 10 साल गुजर जाने के बाद भी मेरे माँ-बाप के औलाद नहीं थी। मेरे दादा जान के 2 भाई और भी थे, जो मेरे दादा के साथ रहते थे। एक ही घर में सब ही साहबे औलाद थे, मगर बेटी किसी के पास नहीं थी। मेरे 4 चाचू थे, मगर फूफो नहीं थी। यूँ मेरे अब्बू जब भी औलाद के लिए दुआ करते, अल्लाह से बेटी मांगते। लेकिन 10 साल गुजर जाने पर भी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज ना हो सकी। मेरी माँ ने बहुत इलाज करवाया। ये हक़ाइक़ मुझे कमसिनी में पता चले थे, मगर बेसुध। मेरे अब्बू को सारी फैमिली दूसरी शादी का मशवरा देती। मेरे अब्बू मना कर देते, कहते कि अगर औलाद होनी हुई तो इसी बीवी से हो जाएगी, वरना मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे वालिदैन अलग घर में रहते थे, शहर चकिया में, जहाँ अब्बू का शेड था। सभी लोग मेरी अम्मी के बारे में तरह-तरह की बातें करते। तावीज़ात और अमलियात करवाने में मेरी अम्मी का कोई सानी नहीं था। मज़हबी, गैर मज़हबी हर शख्स से अम्मी रुजू रखती थी, औलाद के हसूल के लिए। यहाँ तक के आमलीन को घर भी बुलाने लगी थी। पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स ने भी अब्बू से शिकायत की, तो अब्बू नहीं माने। वक्त गुजरता गया। शादी के 11वें साल मैं पैदा हुई। औलाद की खुशियां हर कोई मनाता है, लेकिन मेरे घर में गुलाब जामुन तैयार करवा के बांटे गए। सुना है मैंने कि मेरी दादी ने 100 नवाफल की मन्नत मानी थी कि बेटी हुई तो 100 नवाफल अदा करेंगी। और 2 माह मुसलसल रोज़े रखेंगी गर्मी में। किस्सा मुख्तसर ये कि मेरी दादी, मेरे चाचू मुझे गोद से एक लम्हा नीचे नहीं उतारते थे। पैम्पर का ज़माना नहीं था। पाकिस्तान में पैम्पर मुतारिफ नहीं हुए थे। चाचू के दोस्त ने लंदन से भिजवाए थे। मैं जो फ़राक एक बार पहनती, वो फिर नहीं पहनती थी। मुझे गोल्ड की ब्रेसलेट और अंगूठियां पहनाई गई। हर कोई गोल्ड में ही चीज लाया। यहाँ तक के मेरे लिए सोने का चम्मच बनवाया गया और सोने की रकाबी जिससे मुझे खाना और पानी पिलाया जाता। मेरा झूला चांदी का बनवाया गया। मैं चाचू लोगों के पेट पर सोती थी। मुझे साफ करने के लिए मेरे चाचू की लड़ाई होती थी कि कौन साफ करेगा। मेरे अब्बू अम्मी फार्म पर होते थे और मैं सरगोदा में सिटी में दादी के घर। पैदा करने वालों ने मुझे मेरे दादा दादी चाचाओं को सौंप दिया था। अब्बू का काम था चक्कियाँ, शहर में अम्मी के बकौल वो अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। एक रात का जिक्र है, जब मैं 4 माह की थी। अब्बू रात के 2 बजे लुटे-पुटे घर आए दादी लोगों के, कहते कि उन्होंने मेरी अम्मी को तलाक दे दी है। अब्बू बता नहीं रहे थे, सब पूछ-पूछ कर हार गए थे कि माजरा क्या है, मगर अब्बू ने मुकम्मल खामोशी पकड़ रखी थी, कुछ नहीं बता रहे थे। वक्त गुजरा, कुछ तो पता चला कि अम्मी किसी आमल के साथ बरहना हालत में मुंह काला करते पकड़ी गई हैं। अब्बू ने मौका पर ही अम्मी को तलाक दे दी। बाद अज़ां अब्बू सारा कुछ बेचकर सरगोदा शहर शिफ्ट हो गए। तलाक के 1 साल बाद मेरे अब्बू की दूसरी शादी कर दी गई। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद मेरी सौतेली माँ मेरी दादो लोगों के साथ ही रहने लगी। आम सौतेली माँओं की तरह उन्होंने मुझसे बैर नहीं बांधा। मुझे अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी दादी और चचाओं को ना जाने मेरी सौतेली माँ से कौन सी दुश्मनी या खुदा वास्ते का बैर था कि उन्होंने मुझे मेरी सौतेली माँ से अटैच्ड ही नहीं होने दिया। सब मुझे बहुत चाहते थे, सबकी आंखों का तारा थी मैं। क्या रिश्तेदार, क्या मोहल्लेदार, क्या चाचू लोगों के दोस्त, सबके सब मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। शायद इसलिए कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी सौतेली माँ थी, अभी मैं सिर्फ 1 साल की थी कि मेरी छोटी बहन दुनिया में चली आई।
मेरी बहन का रंग सांवले से ज्यादा गहरा था और बहुत कमजोर सी काली बच्ची थी, जिसके कानों में भी फर्क था। मेरी बहन का नाम सवेरा रखा गया। मैं हद से ज्यादा सफेद थी और उस पर मेरे भूरे करली बाल और ग्रे कलर की बड़ी बड़ी आंखें थीं और गालों पर पड़ते डिम्पल थे। और मैं बहुत बचपन से ही बिल्कुल साफ बोलती थी। तोतलापन हरगिज नहीं था। यूं मेरी बहन मेरे पीछे छुप गई। हमारे चौक में एक दाने भूनने वाली थी जिसका नाम कुल्लू पठारन था। मेरी बहन का नाम उसके काले रंग की वजह से कुल्लू पठारन पड़ गया। मुझे सब पिंकी कहते थे। मेरी सौतेली माँ भी ज्यादा तवज्जो मुझे देती थी। वक्त गुजरता गया। चचा की शादी हो गई। जैसे ही चचा की शादी हुई, मेरे अब्बू अपनी फैमिली के साथ अलग हो गए। मैं अपनी दादी के पास रह गई। मेरी चच्ची मुझे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करती थी। जलन सी थी मेरी चच्ची को। मेरी चच्ची को लगता था कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। वक्त का काम है गुजरना। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। 7 साल हो गए थे चचा की शादी को, मगर उनकी औलाद नहीं थी। मेरी चच्ची मुझे हराम की औलाद कहती थी। जब भी मैं उनके कमरे में जाती, मुझे कहती कि हराम की औलाद मेरे सामने से शक्ल गुम करो। कभी कहती कि मेरी शक्ल घर में किसी से नहीं मिलती, पता नहीं किसका खून हूँ। गंदी गंदी गालियां देती थी। अब्बू ने पलटकर कभी पूछा ही नहीं था, ना कभी मुझे खर्चा दिया, ना मेरी दादी को। मैं कुछ नहीं दिया खर्चे के नाम पर। इन 7 सालों में मेरे 2 भाई, एक बहन थी। अब्बू अपनी फैमिली में गुम थे। कभी कभी स्कूल से वापसी पर अपने अब्बू के घर चली जाती तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत प्यार करती। जिस दिन जाती थी अब्बू के घर, उस दिन कुछ स्पेशल बनाती थी, जैसे चिकन फ्राई, बिरयानी, पुलाव या खीर कस्टर्ड वगैरह। ईद त्योहार पर बहुत सारा सूट सिलवाकर बहुत प्यारा-सा भेजती, जो मैं कभी नहीं पहना, क्योंकि मेरी दादी पहनने नहीं देती थी, किसी फ़कीर को दे देती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ मेरी कंघी कर रही थी, जब मैंने कहा, "अम्मी, हराम की औलाद क्या होती है?" मेरी अम्मी ने चौंक कर पूछा, "ये किसने कहा?" मैंने कहा, "चच्ची मुझे कहती हैं, हराम की औलाद, हरामज़ादी, हमारे ख़ानदान में किसी से नहीं मिलती।" मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि ये कोई बुरी बात नहीं। मैं तेरी चच्ची से बात करूँगी कि बच्ची को ऐसे ना कहा कर। फिर मेरी सौतेली माँ ने मेरी दादी से बात की। मेरी दादी को तो पहले से ही पता था। मेरी दादी इस बात को नज़रअंदाज कर गई। फिर छोटे चचा की शादी हुई। उनकी बीवी आई और वो अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। वो आते ही हामला हुई, मगर उन्होंने एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया। मेरी बड़ी चच्ची ने उसे भी मेरी नहुसत करार दिया कि ये हादसा भी मेरी नहुसत की वजह से पेश आया है, जबकि ये हरामजादी हमारे घर में है, किसी की औलाद नहीं होगी। मैं जब वॉशरूम जाती, मेरी दादी दरवाजे पर खड़ी पहरा देती। अगर बात लेती, मेरी दादी मुझे नहलाती थी। मुझे मासवाए स्कूल के कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी। ना ही हमजोलियों के साथ खेलने की इजाज़त थी, ना ही टीवी था हमारे घर, ना कोई कज़न वगैरह आता था। जिस चचा के भी ससुराली आते, वो ड्राइंग रूम तक ही महदूद रहते थे। हर वक्त मुझे मेरी चच्ची से एक ही ताना मिलता, जैसी माँ वैसी बेटी। अजाब रखा हुआ है घर पर, हरामजादी रखी हुई है, खाना पीना अजाब है, इस मनहूस की नहुसत पड़ी हुई है। तभी हमारे औलाद नहीं होती। स्कूल के बाद मैं बस दादा दादी के कमरे तक महदूद रहती। खाना तक अपने कमरे में खाती थी। जब मैं छठी क्लास में हुई तो मुझे बुर्का पहना दिया गया। मैं स्कूल की वाहिद लड़की थी जो बुर्का पहनकर स्कूल जाती थी, जबकि मेरी छोटी बहन छठी क्लास में थी, दुपट्टा भी नहीं लेती थी। वक्त गुजर रहा था कि मैं 9th क्लास में गई।
उस दिन मैंने स्कूल से छुट्टी की थी। मुझे स्कूल एक्टिविटीज़ का पता नहीं था। जिस दिन छुट्टी की, उससे अगले दिन जब स्कूल गई, तब पता चला कि प्रिंसिपल ट्यूटोरियल पीरियड लिया करेंगे और एक एक्स्ट्रा पीरियड होगा 9th और 10th का। मैंने घर बताया ही नहीं था, लिहाजा मेरे चाचू मुझे जब छुट्टी के वक़्त मुझे लेने आए, तब सारी लड़कियाँ जा चुकी थीं। चौकीदार ने भी कहा कि लड़कियाँ सारी चली गई हैं। चाचू मायूस होकर जब घर आए और बताया कि जन्नत स्कूल में नहीं है, सारी लड़कियाँ चली गई हैं, मेरे घर में हंगामा बरपा हो गया। किसी को मेरी फ़िक्र नहीं थी। सबको यही फ़िक्र थी कि मैंने कोई चाँद तो नहीं चढ़ा दिया। जैसी माँ वैसी बेटी। घर से मैं कहीं भाग तो नहीं गई किसी यार के साथ। मेरी चच्ची मुझ पर बढ़-बढ़ कर इल्ज़ाम लगा रही थी और कदम-कदम साथ रहने वाली दादी और वो दूसरे चच्चा भी कुछ नहीं बोल रहे थे। स्कूल से वापसी पर मेरे मोहल्ले की लड़की थी। उसकी अम्मी उस लड़की को लेने आई तो उन्हीं के साथ मैं वापस आई। लेकिन इस बात से बेखबर कि घर में क्या हो रहा है, मुझे मेरी क्लास फेलो की अम्मी ने खाने की ऑफर की, जिसे मैंने शदीद भूख के बावजूद कबूल नहीं किया और आंटी से कहा मुझे घर छोड़ दें। क्लास फेलो की अम्मी मुझे घर से थोड़े फासले पर छोड़कर चली गईं। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, दादाजी, मेरे अब्बू, मेरी सौतेली माँ, चाचू, चाचियाँ सभी ने मुझ पर हल्ला बोल दिया। दादी अम्मी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा। मेरे चाचू ने मुझ पर लातों, मुक्कों, थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं उस अचानक इफ्तिदादा पर कुछ नहीं कह सकी और माँ सिवाय इस बात के कि आगे मुँह काला करके पता नहीं किस कुत्ते के साथ गई थी। मुझे तो जैसे तूफ़ानों की ज़द पर रख दिया गया था। कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, सिर्फ़ इतनी सी कि किसके साथ भागी थी हरामज़ादी, ये सिला दिया हमारी परवरिश का। मुझे सुई गैस के पाइप से पीट रहे थे। मेरे अब्बू, जिन्होंने मेरी कफ़ालत के नाम पर कभी मेरा हाल-चाल भी नहीं पूछा था, मुझे पाइप से मार रहे थे। मेरे अब्बू ने ये भी हो सकता था कि मेरे लेट आने की कोई और वजह हो, कोई हादसा हुआ हो, मेरा एक्सीडेंट हो गया हो या मुझे किसी ने अगवा कर लिया हो। मेरी क़ज़ा ऑफ हो गई और मैं मर गई हूँ। कुछ भी, क्योंकि मैं भाग गई थी, किसी के साथ मुँह जा काला कर लिया था। मुझे सभी तो जानते थे, फिर क्यों मुझे मेरी माँ से कंपेयर किया जा रहा था? क्यों मुझे जैसी माँ वैसी बेटी कहा जा रहा था? ये वही बेटी थी जो लाखों, हज़ारों मन्नतों और मुरादों बाद मिली थी। किसी की आँख में मेरे लिए रहम नहीं था, बस नफ़रत थी और सवाल थे। मैं भी कुछ नहीं बोल रही थी। नक्सीर फूट निकली थी, ज़ख्म ज़ख्म थे, मगर रूह ज़्यादा ज़ख्मी थी। मेरे दादाजी घर आए तो सबको साँप सूंघ गया। दादाजी अच्छे मूड में घर दाखिल हुए, बोले कि खैर हो, सारा ख़ानदान जमा है। मेरे लिए बर्फ़ी का शापर था दादाजी के हाथ में। मेरी तरफ देखा तो मेरे बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, चेहरे पर थप्पड़ के नील पड़े हुए। दादाजी ने पूछा, "क्या हुआ मेरी जन्नत को?" चच्ची बोली, "जन्नत नहीं, दोज़ख है कहीं की दोज़ख। चाँद चढ़ा आई है जन्नत आपकी। सारा दिन गायब रही है। 5 बजे मुँह काला करवा के आई है। पूछो कहाँ गई थी?" दादाजी ने मुझे उठाया। मुझसे उठा नहीं गया। मेरी टाँग की हड्डी फ्रैक्चर थी। आप लोगों ने सुना होगा कि टाँगें तोड़ दूँगी या तोड़ दूँगा। मेरे घरवालों ने वाक़ई मेरी टाँगें तोड़ दी थी। मेरी पसलियों पर गहरी चोटें आईं। सर फट गया मेरा। किसी के पास मेरी ज़ात का यकीन नहीं था। बस था तो वो अक्स था जो सर्टिफ़िकेट के तौर पर मेरे जिस्म पर लेबल बनाकर चिपका दिया गया था। मेरे दादाजी ने मुझे कमरे में ले गए और पूछा क्या हुआ था मेरा बच्चा? मेरा बच्चा लफ़ज़ सुना तो बच्चा आँसू बनकर बह निकला। दादाजी, किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ? अल्लाह की कसम एक ज़बान भी नहीं हिली कि क्या हुआ? बस चढ़ाई कर दी जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ।
मैं दादा जान को पूरी बात मनो-अन बताई, जिस पर दादा जान ने बाकायदा तहकीक करवाई। काश दादा जान मेरी ज़ुबान पर, मेरे कहे पर यकीन कर लेते। मेरा अंदर ही अंदर टूट रहा था। उबल रही थी, जिस्मानी दर्द से ज़्यादा रूहानी दर्द हो रहा था। खैर, दादा जान ने मेरे चच्चा, मेरे अब्बू और अपने छोटे भाई को साथ लिया और स्कूल पहुंच गए। स्कूल के चौकीदार से कन्फर्म किया कि 9th और 10th का एक्स्ट्रा पीरियड था। चौकीदार ने बताया कि उसे पता नहीं था। बाद में उसे भी पता चला कि लड़कियां अंदर हैं, 9th 10th की। जब बच्चियों के घर वाले आ रहे थे, तो तब चौकीदार ने स्कूल में देखा कि लड़कियां स्कूल में ही थीं। दादा जान ने टीचर का पूछा कि कौन सी टीचर थी। स्कूल में पता चला कि प्रिंसिपल, नायब प्रिंसिपल, 10th की टीचर साइमा और 9th की टीचर खालिदा, जिनमें प्रिंसिपल का घर स्कूल में ही था। दादा जान प्रिंसिपल के घर गए। उन्होंने भी वही कहा जो मैंने कहा था। बाद अज़ां मेरी दादी, मेरी सौतेली माँ और छोटी चच्ची नायब प्रिंसिपल और टीचर साइमा और खालिदा के घर भी गईं। उन्होंने भी मेरे बयान की तस्दीक कर दी। कोई भी मेरा सामना नहीं कर रहा था। सभी खामोश थे। मेरे बड़े चच्चा ने मुझे गोद में उठा लिया, मगर मैं ऐसे ही थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं हो। अब बारी मेरी सौतेली माँ की थी। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि बहुत हो गया, मैं जन्नत को अपने साथ ले जा रही हूँ। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरी दादी, मेरे चाचू सभी अब्बू को मारने के लिए दौड़ रहे थे कि ले जाकर दिखाए जन्नत को। बहुत लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ। मैं चाहती तो जिद कर सकती थी। हर कोई मुझे अपने पास रख सकता था। मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। हर कोई अपनी ज़िद में डटा हुआ था। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मैं गिरी और बेहोश हो गई। मेरी बड़ी चच्ची बोली कि माँ की तरह इसके भी ड्रामे शुरू हो गए। बेहोशी में मुझे ये बात अपने कानों में पड़ी। बाद-अज़ां मुझे पता चला कि मेरी दादी ने मुझे बद्दुआ दी है कि अल्लाह करे अगर जन्नत मेरे पास नहीं है, तो जन्नत उम्रुल फारूक तेरे पास भी ना रहे। उम्रुल फारूक मेरे अब्बू का नाम है। जन्नत किसी के पास ना रहे, ये बद्दुआ थी। मेरी दादी कई दिन अस्पताल रहने के बाद मैं अपने अब्बू के पास आ गई। सारे बहन-भाई आपस में खेलते थे, अब्बू से, अम्मी से लाड करते थे, ज़िदें करते थे, मगर मैं बस खामोशी से देखती रहती। अपने ही घर में पराई-सी थी। अम्मी के घर आज़ादी थी, टीवी था, कोई मुझे गालियाँ नहीं देता था, बुरा-भला भी नहीं कहता था। फिर भी मुझे ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। ना कुछ करने को दिल चाहता, ना किसी से बात करने को दिल चाहता था। मेरी सौतेली माँ हर मुमकिन कोशिश करती कि मैं सबसे घुल-मिल जाऊँ। आप लोगों से एक बात शेयर करूँ, जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाई। कभी मुझे मेरी दादी बहुत याद आती थी। मैं तिल-तिल मर रही थी। मैं तकिए में मुँह देकर रोती थी। मुझे दादा-अब्बा याद आते थे। मुझे चाचू याद आते थे। मुझे सारे चचाओं के साथ खाना याद आता था। कोई मेरे लिए क्रीम चाट लाता, कोई समोसे लाता और दादाजी रोज़ाना मेरे लिए बर्फ़ी लेके आते थे। चिप्स, कुरकुरे के पैकेट वगैरह लाते। दिन में 2 बार मीठा अंडा खाती थी मैं, चचा अब्दुल हक के साथ। मेरी भूख मर गई थी, क्योंकि मुझे मेरे चचा, दादी, दादा, अब्बू के पास जाना था। फिर मुझे बुखार हो गया और ऐसा बुखार हुआ कि टाइफाइड बन गया। फिर टाइफाइड बुखार बिगड़ गया, उल्टियाँ, मोशन। बुखार ने मुझे अज़हद कमज़ोर और पीला ज़र्द कर दिया था। मुझे मेरे अपनों की जुदाई घुन की तरह खाए जा रही थी। स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात, मैं अपना आप भी भूलती जा रही थी। चुपचाप लेटी, दूर खुलाओं में घूरती रहती थी। अम्मी लोगों के सामने वाले घर में एक औरत नाक कान सिलाई करती थी, यानी छेदती थी। वो अपना बक्स उठाए दादी लोगों के घर के पास से गुजरी, तो मेरी दादी ने मेरा पूछा कि मेरी जन्नत कैसी है।
उस औरत ने बताया कि आपको नहीं पता कि जन्नत बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे पकड़कर वॉशरूम ले जाया जाता है। मेरी दादी तड़प गईं और शाम को ही हमारे घर आ गईं। मेरी सौतेली माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जन्नत को हड्डियों का ढांचा बने देखकर मेरी दादी की चीखें निकल गईं। मेरा भी रोना बंद नहीं हो रहा था। मेरा अंदर करला रहा था, कह रहा था कि अम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आपके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। अम्मा मुझे ले जाओ, मगर ना ज़ुबान साथ दे रही थी और ना ही बोलने की हिम्मत थी। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि ये आपकी बददुआ का असर है। चलो ठीक है ना, कि ये ना हमारी है, मर जाएगी। फिर मेरी दादी तड़प गई और मेरी बहन से कहा कि मेरी बच्ची ज़िंदा रहे, भले जहाँ रहे, खुश रहे। मेरी दादी वापस चली गईं, मगर मेरा रहता करार भी ले गईं। अम्मा की खुशबू मुझे अपने कपड़ों से आ रही थी। पागलों की तरह अपने कपड़े सूंघती, अपने हाथों को सूंघती। यकीन कीजिए, ये बात मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। मेरे चचाओं को पता चला तो कहते, उमर यूं तो जन्नत नहीं देगा, हम जन्नत को अगवा कर लेंगे। बच्ची हमारी है। मेरी अम्मी को भी मेरी बड़ी चच्ची ने पैगाम भिजवा दिया, जो मेरी अजली दुश्मन थी, कि अब्दुल जब्बार कह रहा है कि जन्नत को अगवा कर लेगा। मेरी अम्मी ने आओ देखा ना ताओ मुझे मेरी सौतेली नानी के घर भिजवा दिया। यहाँ नानी के घर ना कोई मुझे बुलाता, ना मैं किसी को बुलाती। मेरे 7 सौतेले मामू, 4 शादीशुदा थे। नाना-नानी, खालाएँ, बच्चे, भरा पुर कुनबा था। बुखार पर तवज्जो किसी ने भी नहीं दी। मेरी अंतड़ियों पर बुखार हो गया था। किसी ने खाने का नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि 2 दिन की भूखी है। एक रात हम छत पर सो रहे थे कि दूर कहीं बांसुरी की धुन सुनाई दी, जहाँ मेरी सौतेली नानी का घर था। उसके करीब ही रेलवे लाइन गुजरती थी। आसमान पर चाँद था और बांसुरी की मधुर धुन थी। मेरा अंदर तो वैसे ही अबलपा था, बांसुरी ने मेरे दिल के तार भी छेड़ दिए। मुझे तो दुनियादारी पता ही नहीं थी, ना दोस्ती, ना किसी से अंडरस्टैंडिंग, ना टीवी ड्रामे और ना हो कोई फिल्म, ना गाने। पहली बार ऐसी धुन सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई। छतों के साथ छतें मिली हुई थीं, घरों की छतें फलांगनी तीसरी छत तक चली गई। डर खौफ भी नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ? मुझे छत से बस इस बांसुरी वाले की पीठ दिखाई दे रही थी। पता ही नहीं चला कितना वक़्त गुज़र गया और वो बांसुरी वाला उठकर चला गया। दूर मस्जिदों में अज़ान की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो मैं भी चारपाई पर लेट गई। ज़िंदगी यूँ ही रवां-दवां थी, अपनी तमाम तर सख्तियों के साथ वो बांसुरी वाला लड़का मेरे असाब पर सवार हो रहा था। उसका नाम कमर था। वो 6 भाई थे और अम्मी की गली में 5वाँ घर उन्हीं का था। वो मुझे बचपन ही से जानता था, बस मुझे ही उसकी खबर नहीं थी। इत्तेफ़ाक की बात है कि जहाँ मैं पैदा हुई मेरी दादी का घर था। उस लियाकत चौक में उसके मामू का घर था। वो मुझे स्कूल से आते-जाते देखता था, मगर मेरी तो कभी नज़र ही नहीं उठी थी। एक और हसीन इत्तेफ़ाक जहाँ मेरी सौतेली नानी का घर था, गुलशन जमाल में उसकी फूफो का घर था। वो मेरी सारी खबर रखता था। जब मैं गुलशन आई तो वो भी चला आया। फिर जब मैं अपने अब्बू के घर आई तो वो भी चला आया। उसने मुझे खत लिखा और मेरे पैरों में फेंक दिया। मैंने डर के मारे उठाया ही नहीं। कानों में जुमले गूंजते थे, जैसी माँ वैसी बेटी। मेरी जिंदगी बेरंग थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पत्थर बना दिया। मैं कहीं देखती तो काफिर होती। तो चलो फिर बचपन से लेकर कमर तक की दास्तां सुनाती हूँ। कमर मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरी जान, मेरे लिए ज़िंदगी का कासिद। मैंने अपने जीने की वजह कमर को मान लिया। वो मेरे लिए जीता था, मैं कमर के लिए जीती थी। मैं अपने गम भूलने लगी थी। मेरे ज़ख्म मुंतमिल होने लगे थे। मुझे याद था तो बस कमर। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी।
लेकिन अम्मी के घर कोई रोक-टोक नहीं थी। मेरा दोबारा से स्कूल एडमिशन हुआ। कमर का स्कूल दूर था, मगर उसने मेरे स्कूल के साथ वाले स्कूल में एडमिशन करवा लिया। अब हम अलग-अलग मगर इकट्ठे स्कूल जाते, ना महसूस तरीके से। इकट्ठे घर निकलते, इकट्ठे घर से जाते। वो छत पर होता, तो जन्नत छत पर होती। मैं हर नमाज में कमर को मांगती, हर फकीर को अपनी सारी पॉकेट मनी दे देती। अज़ान के बाद दुआ में कमर को मांगती, लंबे सजदे करती, स्कूल के दरख्तों पर अपना और उसका नाम लिखती। यही थी मेरी मासूम सी मोहब्बत। कभी कमर को छूने की ख्वाहिश नहीं की, ना कभी मिलने की। सिर्फ खत लिखती, लंबे लंबे खत, जो 10 सफ़ों पर मुश्तमिल भी होता था। पूरी-पूरी रात उसका नाम लिखती, जैसे बाकायदा होमवर्क किया जाता है। ऐसे ही एक डायरी लगा ली, जिस पर बैठी उसका नाम लिखती रहती थी। मैं खाना-पीना वैसे ही छोड़ चुकी थी, अब मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। नाश्ते में 1 कप चाय पीती थी, दोपहर का खाना खाने लगती, अम्मी फ़ौरन कहतीं, "जन्नत ये सालन नहीं पसंद" और मैं ये कहकर बिना खाए उठ जाती कि हाँ, ये सालन नहीं खाती मैं। चिकन, गोश्त, अंडे, दूध, दही, लस्सी, पराठा सब ही मेरी माँ ने ये कहकर बंद कर दिए कि ये जन्नत नहीं खाती। और वाक़ई मुझे भी यकीन हो गया था कि ये मैं नहीं खाती। मशरूबात, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, रोस्ट चिकन टिक्का कभी मेरी जान होते थे, अब तो देखे भी नहीं थे। मेरे बहन-भाई खाते थे, मगर मैं शायद इन चीज़ों से भर चुकी थी। पेट कमर की मोहब्बत ने भर दिया था और नीयत दादा-दादी, चचा लोगों ने भरी हुई थी। मैदा सिकुड़ गया था, भूखा रह रहकर। बज़ाहिर मुझे हर शख्स ही प्यार करता था, मगर यूँ लगता था कमी है कहीं। बस हर तरफ सौतेलापन था। लेकिन जन्नत की किस्मत ने ज़्यादा देर साथ नहीं दिया। जिस दिन मैट्रिक क्लियर किया, तभी मेरी बहन ने मुझ पर इंकशाफ किया कि वो कमर नाम के लड़के को पसंद करती है, जो हमारी गली में रहता है। सवेरा मेरी छोटी बहन कब से मुझे नोटिस कर रही है, मुझे खबर ही नहीं हुई। मेरा और सवेरा का साथ बहनों वाला नहीं था। एक जलन थी सवेरा के अंदर कि ये गोरी है और मैं काली। जिस फ़र्क को सवेरा फ़र्क समझती थी, मुझे कभी महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरी तो अपनी ही एक दुनिया थी। अक्सर अम्मा यानी मेरी दादी, जो सूट मेरे लिए भिजवाती, सवेरा को दिए जाते। अम्मा ने सवेरा के लिए भेजे हैं। मुझे हील वाले जूते पसंद थे। अम्मा भेजती तो ईद त्योहार पर, मगर सवेरा को मिल जाते कि अम्मा ने सवेरा के लिए भेजे हैं। अम्मा के घर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, किसी चचा का कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब नहूसत भी निकल गई थी, जन्नत की औलाद फिर भी नहीं हुई थी। खैर मैं मौक़िफ़ से हट जाती हूँ लिखते-लिखते, मगर क्या करूँ, यादें अल्फ़ाज़ों से ज़्यादा हैं। याद का एक सिरा पकड़ूं तो दूसरे उलझने लगते हैं। खैर, मैं बता रही थी कि सवेरा कमर को कब चाहने लगी, मुझे इल्म ही नहीं हुआ। एक अलग दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। सवेरा ने मेरी सौतेली माँ को मेरे खिलाफ बनने लगी। यहाँ तक कि मुझसे मेरी माँ ने ही पूछ लिया कि तेरी गंदी रगों का खून बोलने लगा है। तूने साबित कर दिया है कि तू एक गश्ती औरत की पैदावार है, हरामजादी है। तुझ पर परवरिश ने भी असर नहीं किया। गालियाँ थीं या तेज़ाब भी मेरी माँ ने मुझ पर अंडेला था। मेरे अब्बू को पता चला, मेरे सौतेले मामू सब के सभी मेरी मोहब्बत के दुश्मन बन गए। कमर को भी गली में मेरे मामू रोक लेते और मार कुटाई होती। मेरी रुसवाई मेरी दादी के घर भी पहुंच गई। बात इतनी नहीं थी जितनी बन गई। मेरा ताल्लुक कमर से सिर्फ खतो किताबत तक का था। सवेरा के पास तो मोबाइल फ़ोन भी था, मगर मेरे पास फ़ोन ना था, ना ही कोई राब्ता। और इस दौर ए जदीद में भी 1982 की मोहब्बत में रंगी हुई थी। फिर सज़ा किस चीज़ की मिल रही थी? जिसका दिल चाहता रद्दी के ढेर की तरह
धक्का लगाकर चला जाता। कमर के घर शिकायत की तो उसके अब्बू ने उसकी टिंड करवा दी और कमरे में उसको बंद कर दिया। ये क्या हो रहा था? जैसे ही मेरी रुसवाई मेरे दादी के घर पहुंची, मेरी दादी ने कहा कि मैंने तो मासूम जन्नत दी थी 2 साल पहले। तुझे मुझे वही जन्नत वापस करनी होगी। मुझे ये कूड़े का ढेर नहीं चाहिए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और कूड़े का ढेर कहलवाई। तय ये पाया कि उसकी शादी कर दी जाए और यूं मेरे रिश्ते देखे जाने लगे। रिश्ते भी देखे जाते और मेरी चच्ची मेरी माँ की कहानी और मेरी कहानी नमक मिर्च लगाकर बयान करती। लोग मुझे पसंद कर लेते मगर घर जाकर इनकार कर देते। एक बात बताना भूल गई कि अम्मी और अब्बू की लव मैरिज थी, पसंद की शादी थी। उन्होंने मेरी अम्मी मेरे अब्बू के साथ भागकर आई थी। एक सुबह माँ ने सख्त गुस्से में खौलते हुए कहा, ड्रामेबाज लड़की, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। खबरदार कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जन्नत ने बेबस जख्मी निगाहों से माँ की तरफ देखा और बोली, कुछ भी नहीं। माँ बोली, घूर क्या रही हो? तेरे अपने करतूतों ने तुझे ये दिन दिखाया। जैसी तेरी माँ थी, वैसी तू निकली। कमबख्त, तेरी माँ भी भाग के आई थी तेरे बाप के साथ, अब तू भी वही तारे तोड़ेगी। जन्नत लाचारी से पाँव के नाखून से मिट्टी को रेत रही थी। खुले आसमां के नीचे तन्हा बैठी खामोश बीन रही थी। हाय! मैं कब तक तेरा किया भुगतूँगी? कब तक मुझे तेरे किए की सज़ा मिलेगी? माँ घर से तो भागी थी, पहले मेरे बाप के साथ, फिर किसी आशना के साथ। मेरा क्या कसूर इसमें? माँ, क्या किसी की माँ इतनी ज़लील हरकत भी कर सकती है? बाप ने झटपट दूसरी शादी कर ली। मैं हँसती तो चच्ची कहती, लोग कहते हैं कि इसकी माँ भी ऐसे ही हँसती थी। ये भी वही गुल खिलाएगी। शीशा देखती तो दादी ने पीट दिया, जैसी माँ वैसी बेटी। कॉलेज नहीं भेजा कि भाग ना जाऊं किसी के साथ। मेरा क्या कसूर था? माँ ने गुनाह किए तो मुझे क्यों सजा मिली? कब तक मैं तेरा किया भुगतूं मेरी माँ? हाय, तूने अपनी जिंदगी जी ली मगर मैं जिंदा ही दरगोर कर दी गई। अचानक अब्बू की आवाज आई, जन्नत बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है। खामद सारे ही बहुत प्यार करते हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं। ऐश करेगी। वो दिल थाम के रह गई। दिल सिसक के उसका नाम लिया। धड़कने बेतरतीब हो गईं। बोली, अब्बू, अगर मैं कहूँ कि मैं कमर के बिना जी नहीं पाऊंगी, अब्बू, क्या आप मान जाओगे? दिल के हाथों मजबूर होकर एक बार फिर कह उठी। अब्बू बोले, तेरे टुकड़े करके दबा दूंगा। फिर अगर उसका नाम भी लिया। जन्नत ने आखिरी हिचकी भरी थी। शायद अब्बा के ये अल्फाज ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। एक लंबी खामोशी के बाद आसमान की न जाने तरफ क्या देखने लगी। बोली, ठीक है अब्बा, वो नहीं तो कोई भी सही। यूं उसने रजामंदी दे दी। लड़के वाले आए, फौरी हाँ की, मिठाई खिलाई, बात पक्की की, झट मंगनी पट ब्याह के तारीख भी तय हो गई। वो अपनी लाश अपने ही कंधों पर लादे घसीटती हुई अपने कमरे में आई। सवेरा के मोबाइल पर बेल होती है। सवेरा ने कहा, कमर की कॉल है, बात कर ले। मैंने मोबाइल पकड़ा। खुशी से मखमूर आवाज सुनाई दी, ओह मेरी जन्नत, सुबह आ रहा हूँ मैं। सुबह छुट्टी है। जन्नत जैसे बिलक गई। कमर मर गई। तुम्हारी जन्नत फर्जों की भेंट चढ़ गई। चिल्लाती है, दर्द की शिद्दत से उसका गला फटने को है। कमर, कहा था ना तुमसे, घर से भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं कहीं दूर, अपनी दुनिया बसा लेते हैं। तुम नहीं माने। तुम कहते थे कि ये अपने हैं, कहाँ जाएंगे उनसे भागकर। प्यार किया है। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, क्यों भागेंगे हम? लो, देख लो, मैं ठीक कहती थी। मेरे घर वाले बहुत जालिम हैं। मेरी शादी 3 दिन बाद है।
अल्फाज थे कि नशिस्तर जो कमर के दिल में चुभे थे। जन्नत, क्या कह रही हो मेरी जान? मुझे बताओ ये अचानक क्या हो गया? वो मोबाइल फ़ोन फेंक देती है और सर पटकती है। एक बार फिर अपनी माँ को याद करके रोती है। बुध का दिन उसे एक बार फिर खबर मिलती है कि कमर दरवाज़े पर है और उसके सौतेले मामूओं ने उसे बहुत मारा है। वो भागती है, दरवाज़े पर उसकी माँ पकड़ लेती है और बेतहाशा पीट देती है। वो नाज़ुक चोटें खाती है, बेहोश हो जाती है, जिस्म नीलो-नील, उससे कहीं गहरे घाव उसकी रूह पर। पूरा दिन बेहोश रहने के बाद जब शाम को होश आई तो पता चला कमर ने खुदकुशी की कोशिश की है। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान में झूल रहा है। कमर का भाई धमकी देकर गया है कि अगर कमर को कुछ हो गया तो वह जन्नत के घर को जला देगा। जन्नत भागती है, बिना जूतों के, बिना दुपट्टे के, हिचकियों, सिसकियों के दरमियान माँ की मिन्नत करती है। माँ, मुझे एक बार मिलने दो उससे। माँ, जो कहेगी मैं करूँगी, एक बार सिर्फ। फिर जुनून में आके माँ ने कहा, मासूम ज़हन है और सोच पर अमल दरामद भी कर लिया। रात का 1 बज रहा था। जुमेरात की रात है। घर पर जन्नत की मेहंदी का फंक्शन है। लड़के वाले मेहंदी लाए हैं और वो घड़ियाँ गिन-गिन के काट रही है। घर मेहमानों से भरा है। सर भूख से चकरा रहा है, मगर वो घड़ियाँ गिन रही है। आखिर खुदा-खुदा करके मेहमान रुखसत हुए। अब सिर्फ मामाऊ, खालू की फैमिलियाँ रह गई थीं। रात के 3 बज रहे हैं। सब सो चुके हैं, वो चुपके से उठी। वॉशरूम में गई। वॉशरूम का दरवाज़ा ड्राइंग रूम में से गली की तरफ निकलता है और वो हर सज़ा-जज़ा से बेनियाज़ सिर्फ़ अपने कमर से मिलना चाहती है। कॉकरोच से डर जाने वाली जन्नत, अंधेरों से डरने वाली जन्नत घर से भाग रही है, चलती जा रही है। कमर के घर की तरफ अचानक थक के रुक गई। दूर मस्जिदों में फ़जर की अज़ान होने लगी। एक थड़े पर बैठ गई थक के। कानों में कहीं एक आवाज़ गूंजी, जैसी माँ वैसी बेटी। कालक मुँह पर मल गई। पहले तो कहती थी कि भागेगी, घर से भाग गई, ऐसे ही होते हैं ये। ज़माने के ताने, बाप का बेबस चेहरा, लाचारगी उठती आँखें और वापस हो लेती है। यही मेरी तकदीर का फैसला है।